गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में इकोलॉजी वाली यूनिट में अपन चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम तक का स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर नंबर 21 में अपन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 बायो डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये चैप्टर नंबर 15 बच्चों अपन इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो अपने को ये बात समझनी है कि इस चैप्टर में अपन क्या स्टडी करने वाले हैं। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? ठीक है, बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है इसका यूज अपन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से लेवल्स पर कर सकते हैं या किस किस लेवल पर वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी टर्म यूज की जा सकती है। ओके, बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से टाइप की बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, वर्ल्ड वाइज अगर देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी क्या क्या स्टेटस है, अपने इंडिया में बायोडाइवर्सिटी का क्या स्टेटस है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है इकोसिस्टम में, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है तो इकोसिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है तो इकोसिस्टम पर क्या इफेक्ट जैसे होता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व क्यों करें, कैसे करें, ये सारी कहानी बच्चों अपने को इस चैप्टर में सीखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं बच्चों, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या है? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का अपन आंसर दें उससे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि हम अपने सराउंडिंग हैं, अपने आसपास खूब सारी टाइप की स्पीशीज के मेंबर्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो बच्चों, ऑब्जर्व मैनी स्पीशीज ऑर्गेनिज्म्स। ऑब्जर्व मैनी स्पीशीज ऑर्गेनिज्म, हम अपने आसपास खूब सारी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करते हैं। इट मीन्स ए लार्ज और ग्रेट और ग्रेट बायोडाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, अगर बच्चों कोई एलियन, ठीक है, कोई दूसरे प्लैनेट से अपनी इस अर्थ पर कोई मान लो आए तो बच्चों वो एकदम वंडर्ड हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा देखकर कि यार इस अर्थ पर, इस प्लैनेट पर कितने सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अब अपने को केवल ये नहीं मान लेना है कि जो ये वेरिएशन देखने को मिलता है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं बच्चों, ये वेरिएशन ओनली स्पीशीज लेवल पर ही प्रेजेंट नहीं है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर छोटे से छोटे लेवल से लेके और बड़े लेवल तक अपने को वेरिएशन देखने को मिलते हैं, डिफरेंस देखने को मिलते हैं। और उन डिफरेंसेस के लिए, उन वेरिएशंस के लिए अपन बायोडाइवर्सिटी टर्म यूज कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, बायोडाइवर्सिटी टर्म गिवन बाय एडवर्ड विल्सन। साइंटिस्ट का नाम क्या था बच्चों? एडवर्ड विल्सन। सोशियोबायोलॉजिस्ट, ये बच्चों सोशियोबायोलॉजिस्ट थे एडवर्ड विल्सन, और इन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म दी थी। अब बायोडाइवर्सिटी को अपन डिफाइन जैसे कैसे अपन इसको यूज कर सकते हैं,
बायोडाइवर्सिटी टर्म popularized for show or describe diversity or variations at any level of बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है उसका यूज किया जा सकता है किसको डिस्क्राइब करने के लिए? डाइवर्सिटी और वेरिएशन को डिस्क्राइब करने के लिए एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर मान लो अपन देखें यहां पर मैक्रो molecules of cells like carbohydrates, protein, lipid, न्यूक्लिक एसिड्स एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर कोई स्मॉलेस्ट लेवल है, भाई अगर अपन बात करें सेल है तो सेल में भी वेरियस टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर एक बड़े लेवल की बात करें तो बच्चों बायोम अपनी इस अर्थ के ऊपर क्या प्रेजेंट है? वेरियस टाइप के बायोम प्रेजेंट है। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के छोटे से छोटे लेवल हैं मैक्रोमोलिक्यूल लेवल और बड़े से बड़े लेवल बायोम, इन पर वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी टर्म का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं? डिफरेंसेस और वेरिएशन प्रेजेंट एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बायोडाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लेवल पर जो वेरिएशन देखने को मिलते हैं, जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, उसी को बच्चों अपन बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। तो एडवर्ड विल्सन ने अपने को यही बात बताई कि साहब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का चाहे छोटे से छोटा लेवल हो और चाहे बड़ा लेवल हो, हर लेवल के लिए अपन बायोडाइवर्सिटी टर्म को यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो हमको केवल यही नहीं सोचना चाहिए कि साहब अपने आसपास नेचर में डिफरेंट टाइप की स्पीशीज ही देखने को मिलती है। अभी जैसे अपन बात करें मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा, इनसे सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल की हेल्प से सेल हैं, सेल से टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, देन बायो। तो ये बच्चों में आपको चैप्टर फर्स्ट में इकोलॉजिकल हायरार्की में ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कोई सा भी लेवल हो, हर लेवल पर अपने को वेरिएशन, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और उन्हीं वेरिएशंस को, उन्हीं डिफरेंसेस को अपन बच्चों क्या कह सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी। अब अभी जैसे मान लो एक कोई नॉर्मल पीपल है, कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो वो जनरली बिलीव नहीं कर पाएगा इस चीज पे। क्या? अगर अपन बात करें बीटल्स एप्रोक्स 3 लाख स्पीशीज, बीटल्स की लगभग 3 लाख स्पीशीज अपनी अर्थ पर प्रेजेंट है। आंट्स, चींटियों की अगर बात करें एप्रोक्स 20,000 स्पीशीज प्रेजेंट है। फिशेज एप्रोक्स 28,000 स्पीशीज प्रेजेंट है। ऑर्किड्स, जानते ही हो बच्चों आप, ऑर्किड्स एपिफाइट्स होते हैं, प्लांट्स ग्रो ऑन
अदर प्लांट्स नोन एज एपीफाइट्स लाइक ऑर्किड्स। इनकी भी बच्चों अप्रोक्स 20,000 स्पीशीज अपनी अर्थ पर प्रेजेंट है, पाई जाती है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जनरली बिलीव नहीं कर पाएगा कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वास्तव में नेचर में ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एक मोटा सा आइडिया लग गया अबाउट बायोडाइवर्सिटी। और व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। अब बच्चों बायोडाइवर्सिटी के लेवल कौन कौन से हैं, कौन कौन से टाइप की बायोडाइवर्सिटी होती है, उसका अपन स्टडी करते हैं। देखो बच्चों, लेवल्स ऑफ बायो डाइवर्सिटी, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो बच्चों, 3 लेवल्स बताए गए हैं बायोडाइवर्सिटी के। फर्स्ट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ओके। सेकंड इज स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी। एंड थर्ड इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है जेनेटिक जो डाइवर्सिटी होती है वो जेनेटिकल लेवल पर प्रेजेंट होती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी जो होती है स्पीशीज लेवल पर प्रेजेंट होती है। क्लियर। और जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है वो इकोसिस्टम लेवल पर प्रेजेंट होती है। कैसे अपन इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखो बच्चों, ए सिंगल स्पीशीज, ए single species shows great variations at genetic level। एक सिंगल स्पीशीज भी जेनेटिक लेवल पर ग्रेट वेरिएशन शो कर सकती है, सिंगल स्पीशीज भी। जैसे बच्चों एग्जाम्पल देखें, एक मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट, और प्लांट का नेम है राउवोल्फिया वोमिटोरिया। ओके, मेडिसिनल प्लांट है और प्लांट का नेम क्या है बच्चों? राउवोल्फिया वोमिटोरिया, जो कि अपने इंडिया में मिलता है हिमालयन रीजन। कौन से रीजन में देखने को मिलता है बच्चों? हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है। राउवोल्फिया वोमिटोरिया कह दो, चाहे राउवोल्फिया सर्पेंटाइन कह दो, एक ही बात है। कॉमन नेम है बच्चों इसका सर्पगंधा। नॉर्मल नेम इसका क्या है? सर्पगंधा। बॉटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम है राउवोल्फिया वोमिटोरिया और राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, जो अपने हिमालयन रीजन में मिलने वाला एक मेडिसिनल पर्पस का प्लांट है। अब देखो बच्चों, ये जो प्लांट है राउवोल्फिया वोमिटोरिया, इस प्लांट से एक इंपॉर्टेंट एल्केलॉइड मिलता है जिसका नाम है बच्चों रेसरपीन। एल्केलॉइड का नाम क्या है? रेसरपीन। अब प्लांट की स्पीशीज सेम है,
लेकिन हिमालयी हिमालयन रीजन के ही अलग अलग पार्ट्स में जो मिलने वाला ये प्लांट है राउवोल्फिया वोमिटोरिया, इस प्लांट से जो रेसरपीन मिलेगा उस रेसरपीन की पोटेंसी और रेसरपीन की कंसंट्रेशन ये बच्चों क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो प्लांट सेम, स्पीशीज सेम स्पीशीज के जो ये राउवोल्फिया वोमिटोरिया के प्लांट है वो एक ही बड़े रीजन में अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट है और उनसे जो एल्केलॉइड मिल रहा है रेसरपीन, उसकी पोटेंसी और उसकी कंसंट्रेशन अलग अलग देखने को मिल सकती है। मतलब अब एक ही स्पीशीज में जो ये डिफरेंस शो हो रहा है ये बच्चों किस लेवल पर है, जेनेटिकल लेवल पर है, इसको कहा जाएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर अपन बात करें अपने इंडिया में, इन इंडिया अप्रॉक्स 50,000 स्ट्रेन ऑफ राइस प्रेजेंट। चावल के अप्रोक्स कितने स्ट्रेन प्रेजेंट है बच्चों, 50,000 स्ट्रेन प्रेजेंट है अपने इंडिया में। इन इंडिया अप्रोक्स 1,000 वैरायटी ऑफ मैंगो फाउंड। मैंगो की अप्रोक्स 1000 वैरायटी अपने इंडिया में देखने को मिलती है। तो बच्चों है तो मैंगो ही, मैंजीफेरा इंडिका स्पीशीज सेम है, तो राइस और आइजा सटाइवा, लेकिन ये इतने सारे टाइप के स्ट्रेन, इतनी सारी टाइप की वैरायटी किस लेवल पर है बच्चों, जेनेटिकल लेवल पर है। इसी चीज को अपन कहेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये सिंगल स्पीशीज शोज ग्रेट वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। अब बच्चों अगर बात करें स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है, अपने इंडिया में ही देखें तो ध्यान दो बच्चों, अगर अपन बात करें वेस्टर्न घाट्स और एक अपन बात करें ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट पर स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस हाई। वेस्टर्न घाट्स पर बच्चों एम्फीबियंस की स्पीशीज क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स की अगर बात करेंगे तो स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस इनका नंबर कम है। तो अपन क्या कह सकते हैं, ए ग्रेट स्पीशीज डाइवर्सिटी प्रेजेंट एट वेस्टर्न घाट कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट से अगर कंपेयर करें तो एम्फीबियन की स्पीशीज ज्यादा देखने को मिलती है वेस्टर्न घाट्स पर। इस चीज को अपन बोलेंगे बच्चों स्पीशीज डाइवर्सिटी, ये स्पीशीज लेवल पर है। अब बच्चों इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होती है वो इकोसिस्टम के लेवल पर होती है। इकोसिस्टम अपन जानते ही हैं, इकोसिस्टम को अपन नेचर का सिंबल मान सकते हैं, नेचर के फंक्शन को, ठीक है, नेचर की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने वाली जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसी को अपन कहते हैं बच्चों इकोसिस्टम। ठीक है, अब देखो दो का कैलकुलेशन अपनी बुक में दिया हुआ है। एक तो मान लो अपन बात करें इंडिया, और एक अपनी बुक में दिया हुआ है नॉर्वे। तो बच्चों अगर इंडिया की अपन बात करें, डेजर्ट, कोरल रीफ्स, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, माउंटेन, ग्रासलैंड, एस्टुएरीज, मैंग्रोव, तो ये सब बच्चों क्या हो गए, इकोसिस्टम हो गए। एक स्कैंडिनेवियाई कंट्री है नॉर्वे, तो अगर नॉर्वे से अपन कंपेयर करें अपने इंडिया को तो बच्चों नॉर्वे के कंपेयर में इंडिया में
इकोसिस्टम डाइवर्सिटी ज्यादा है, या सिंपली अपन ऐसा कह सकते हैं नॉर्वे के कंपेयर में इंडिया में ज्यादा इकोसिस्टम प्रेजेंट है। तो अपन क्या कहेंगे, इंडिया की इकोसिस्टम डाइवर्सिटी ज्यादा है, नॉर्वे की इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कम है। ठीक है, तो ये बच्चों अपन बायोडाइवर्सिटी के वेरियस लेवल बता सकते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब बच्चों जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। उनका स्टडी अपन बच्चों अपन और करते हैं। देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो बच्चों, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो 3 टाइप की है। अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। अब बच्चों अल्फा डाइवर्सिटी जो होती है इसको कम्युनिटी डाइवर्सिटी भी कहा जाता है, मतलब डाइवर्सिटी विद इन ए कम्युनिटी, डाइवर्सिटी विद इन ए कम्युनिटी नॉन एज अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी की अपन बात करेंगे, डाइवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, डाइवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज नॉन एज बीटा डाइवर्सिटी। और गामा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एट रीजनल लेवल और लैंडस्केप लेवल। डाइवर्सिटी को अपन किस लेवल पर बताएं, रीजनल लेवल पर बताएं, लैंडस्केप लेवल पर बताएं, तो बच्चों उसको अपन कहेंगे गामा डाइवर्सिटी। अब देखो इसको कैसे अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लो एक बड़ा सारा लैंडस्केप, एक बड़ा रीजन है, सपोज माउंटेन्स जैसे मान लो प्रेजेंट है, ऐसे अपन इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा अपन प्लेन ऐसे पोलर ग्राउंड जैसा मान सकते हैं। ठीक है, नीचे से लेके मान लो कोई ऐसे रिवर, पानी की रिवर भी जैसे बह रही है, ऐसा कोई अपन एक रीजन जैसे मान लेते हैं। ठीक है, ये इतना मान लो सपोज कोई ये ग्रास लैंड है। ठीक है, यहाँ पर छोटी छोटी जैसे मान लो ग्रास ग्रो कर रही है, ऐसे इमेजिन कर लो। जैसे मान लो ये कोई ग्रास ग्रो कर रही है। ठीक है, इन हिल माउंटेन्स की अगर बात करेंगे तो सपोज इन पर ये बड़े बड़े साइज के जैसे मान लो ट्री ग्रो कर रहे हैं, ऐसे मान लो ये सपोज इनके ऊपर ये ट्री ग्रो कर रहे हैं, पहाड़ों पर ट्री प्रेजेंट है।
ऐसे मान लो ये ट्री ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा रिवर के अंदर मान लो फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी वगैरह ये प्रेजेंट है। अब जैसे ये मान लो एक ग्रासलैंड है, क्लियर, और इस ग्रासलैंड में एक ही कम्युनिटी के अंदर स्पीशीज की बात हो रही है। ये एक मान लो एक सिंगल कम्युनिटी मान लो, इसके अंदर स्पीशीज की बात हो रही है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगी, अल्फा डाइवर्सिटी। इसको अपन ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी विद इन ए स्पीशीज, एक ही स्पीशीज में अल्फा डाइवर्सिटी। अब अगर इन दोनों की अपन बात करें कि भाई ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड में मिलने वाली मान लो स्पीशीज अलग हैं, और ये जैसे माउंटेन टॉप्स के ऊपर मिलने वाली स्पीशीज ये अलग हैं, तो यहां की कम्युनिटी अलग, यहां की कम्युनिटी अलग, और इनकी डाइवर्सिटी की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये बच्चों क्या हो जाएगी, बीटा डाइवर्सिटी। ओके, और अगर इस पूरे के पूरे रीजन की ही अपन बात करें, जिसमें मान लो फॉरेस्ट, ये ग्रासलैंड, ये रिवर, ये माउंटेन्स, सबको अगर इंक्लूड कर लिया जाए, तो इस पूरे के पूरे रीजन की अपन बात करें तो ये बच्चों क्या हो जाएगी, गामा डाइवर्सिटी। तो बच्चों इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी होती है वो इकोसिस्टम के लेवल पर होती है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइप के इकोसिस्टम में एक कम्युनिटी प्रेजेंट होती है। एक ही कम्युनिटी में स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करेंगे या डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट एट ए कम्युनिटी लेवल, एक कम्युनिटी के लेवल पर बता रहे हैं, तो वो बच्चों अल्फा डाइवर्सिटी हो जाएगी। डाइवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, सपोज ग्रासलैंड है, सपोज रिवर, सपोज ये माउंटेन, इनकी अगर डिफरेंट कम्युनिटीज की डाइवर्सिटी की अपन बात कर रहे हैं तो बीटा डाइवर्सिटी हो जाए। और पूरे के पूरे रीजन को, पूरे के पूरे लैंडस्केप को अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो बच्चों डाइवर्सिटी को कहा जाएगा गामा डाइवर्सिटी। तो बच्चों इस तरीके से क्लियर होते हैं लेवल्स और टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बच्चों अपन बायोडाइवर्सिटी का स्टडी करेंगे अर्थ पर। अपनी इस अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी का क्या स्टेटस है उसको अपन देखते हैं। देखो बच्चों, बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। अब देखो बच्चों, अपनी अर्थ पर स्पीशीज के रेफरेंस में अगर अपन देखें तो बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो बच्चों एक सोसाइटी है, पहले तो आप उसका नाम ध्यान रखेंगे IUCN, और इसका डाटा दिया गया है 2004 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म ऑफ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस सोसाइटी ने, इस संस्था ने डाटा प्रोवाइड करवाया 2004 में, और इसके अकॉर्डिंग अगर अर्थ की बायोडाइवर्सिटी देखी जाए तो बच्चों स्लाइटली मोर टू 1.5 मिलियन अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 के डाटा के अकॉर्डिंग जो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी है वो 1.5 मिलियन से थोड़ी सी ज्यादा है, अप्रोक्स 1.7 to 1.8
मिलियन और 17 to 18 लाख। ठीक है, इतनी स्पीशीज अपनी अर्थ पर आइडेंटिफाइड एंड डेस्क्राइब्ड, आइडेंटिफाइड की जा चुकी है और डेस्क्राइब्ड की जा चुकी है। मिलियंस ऑफ स्पीशीज का अभी आइडेंटिफिकेशन होना, उनकी डिस्कवरी होना बाकी है। और हो सकता है बच्चों, जिस हिसाब से नेचुरल हैबिटेट डेस्ट्रॉय हो रहे हैं, बहुत सारी स्पीशीज है जो आइडेंटिफाई होने से पहले ही, डिस्कवर होने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ऐसा भी पॉसिबल है। अब देखो बच्चों, ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इस बायोडाइवर्सिटी की डिस्कवरी अगर अपन अपनी पूरी अर्थ की बात करें, ये जैसे मान लेते हैं बच्चों ग्लोब है, ये अपन जैसे मान लेते हैं अपना ग्लोब है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड और इक्वेटर, ये अपने पूरे के पूरे ग्लोब को बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे इसको अपन कह सकते हैं नॉर्थर्न हेमीस्फीयर, नॉर्थर्न हेमीस्फीयर, और ये बच्चों क्या हो जाएगा साउथर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड और इक्वेटर जो लाइन होती है वो अपने कंप्लीट ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, नॉर्थर्न हेमीस्फीयर और साउथर्न हेमीस्फीयर। क्लियर? अब देखो बच्चों, 23.5 नॉर्थर्न लैटिट्यूड और 23.5 साउथर्न लैटिट्यूड, ये जो पूरा का पूरा रीजन है इसको बोलेंगे बच्चों ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलेंगे इसको? ट्रॉपिकल रीजन। 66.5 नॉर्थर्न लैटिट्यूड एंड 66.5 साउथर्न लैटिट्यूड। ये जो रीजन है इसको बोलते हैं बच्चों टेम्परेट रीजन। क्या बोलेंगे इसको? टेम्परेट रीजन। क्लियर? और बाकी फिर ये पोलर रीजन, यहाँ पर 90 डिग्री लैटिट्यूड ये नॉर्थ पोल, और इधर अपन बात करेंगे 90 डिग्री लैटिट्यूड साउथ की तरफ, तो ये इधर क्या हो जाएगा बच्चों? साउथ पोल। क्लियर? अब देखो, जैसे जैसे अपन इक्वेटर से पोल की ओर मूव करेंगे, इक्वेटर से किधर मूव करेंगे बच्चों? पोल की ओर। चाहे नॉर्थ पोल की ओर मूव कर जाओ, चाहे साउथ पोल की ओर मूव कर जाओ, जनरली स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर जनरली स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस, कुछ अपवादों को अगर मान लो छोड़ दिया जाए तो। अब देखो बच्चों, मैक्सिमम जो स्पीशीज डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है वो कहां पर प्रेजेंट होती है? ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट होती है। तो बच्चों स्पीशीज की जो डिस्कवरी है वो स्पीशीज की डिस्कवरी ज्यादा कंप्लीट है कौन से रीजन में? टेम्परेट रीजन में। तो अपन क्या कह सकते हैं? डिस्कवरी ऑफ स्पीशीज मोर कंप्लीट इन टेम्परेट रीजन कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन के कंपेयर में
टेम्परेट रीजन में बच्चों स्पीशीज की डिस्कवरी ज्यादा कंप्लीट हो चुकी। क्यों? क्योंकि वहां पर स्पीशीज कम पाई जाती है। भाई जैसे जैसे इक्वेटर से अपन पोल की ओर जाएंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती चली जाए। अब सपोज स्पीशीज डाइवर्सिटी कम है तो उसकी डिस्कवरी, उसकी स्टडी भी जल्दी हो जाएगी। स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा कहां पर है? ट्रॉपिकल रीजन में। तो बच्चों साइंटिस्टों ने क्या किया? स्टडी किया, एस्टिमेशन किया और इंसेक्ट स्पीशीज का जो रेशियो देखने को मिला, ध्यान से समझना बच्चों, रेशियो ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज, रेशियो ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन एंड टेम्परेट रीजन। और वही रेशियो बच्चों अप्लाई किया गया, वही रेशियो अप्लाई किया गया दूसरे प्लांट और एनिमल की स्पीशीज पर, और उसके अकॉर्डिंग अर्थ की बायोडाइवर्सिटी का एस्टिमेशन लगाएगा। तो ध्यान से समझना बच्चों, ट्रॉपिकल रीजन में और टेम्परेट रीजन में एस्टिमेट रेशियो निकाला गया इंसेक्ट की स्पीशीज का, और उसी रेशियो को अप्लाई किया अदर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और कैलकुलेट की गई बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की बायोडाइवर्सिटी की बात की गई। तो बच्चों एक एक्सट्रीम रेंज बताई गई है बायोडाइवर्सिटी की, अप्रोक्स 20 to 25 मिलियन। ध्यान से समझना बच्चों, देखो एक्सट्रीम रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये बताई गई है अप्रोक्स 20 to 25 मिलियन। ठीक है, एक मोर साइंटिफिक एस्टिमेशन, मोर साइंटिफिक एस्टिमेशन अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे, साइंटिस्ट का नाम क्या है बच्चों? रॉबर्ट मे। इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है? 7 मिलियन। अर्थ की बायोडाइवर्सिटी अप्रोक्स कितनी है बच्चों? 7 मिलियन, 17 लाख, 17 लाख। क्लियर? अब देंगे इतनी बायोडाइवर्सिटी अपनी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट। अब देखो अप्रोक्स मोर देन 70% डाइवर्सिटी ऑफ टोटल डाइवर्सिटी आर एनिमल्स। टोटल डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो बच्चों टोटल डाइवर्सिटी का मोर देन 70% तो क्या है? एनिमल स्पीशीज ही है। ठीक है, और 70% एनिमल स्पीशीज आर इंसेक्ट्स। 70% एनिमल स्पीशीज आर इंसेक्ट। मतलब अगर बात की जाए 10 एनिमल्स की तो 10 एनिमल्स में तो अप्रोक्स 7 तो अकेले क्या है बच्चों? इंसेक्ट ही हैं। आगे बात समझ में? तो जितनी भी टोटल बायोडाइवर्सिटी है उस बायोडाइवर्सिटी में तो 70% से भी ज्यादा किनकी स्पीशीज है? एनिमल की। और एनिमल की स्पीशीज में भी अप्रोक्स 70% तो अकेले इंसेक्ट है। मतलब 10 एनिमल की बात की जाएगी तो 7 तो क्या है? इंसेक्ट ही है। अगर बात की जाए फंजाई, एल्गी,
ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अगर सबको कलेक्टिवली भी देखा जाए, अगर सबको ऐड भी कर दिया जाए तो नॉट मोर देन 22%। इन सब की स्पीशीज को भी अगर जोड़ दिया जाए तो बच्चों ये 22% से ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगर बात की जाए, ध्यान देंगे, अब देखो एनिमल ज्यादा हैं लेकिन फिर भी अगर स्पीशीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स, इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए, सबको कलेक्टिवली भी ले लिया जाए तो भी ये सब मिलाकर फंगस से कम है। तो एक तरफ तो कह रहे हैं एनिमल 70% से ज्यादा है, फंगस, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये सब मिलाकर ही 22% से ज्यादा नहीं है। और एनिमल में अगर फिश, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियन, इन सबको भी जोड़ लिया जाए तो भी बच्चों वो फंजाई से कम है। इससे क्या पता चल रहा है? एनिमल्स में भी कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर ज्यादा हैं, बाकी ग्रुप के मेंबर कम हैं। प्लांट्स में भी बच्चों कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्लांट या पर्टिकुलर टाइप के टैक्सा वो ज्यादा नंबर में देखने को मिलते हैं और कुछ बहुत कम नंबर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये तो चलो प्लांट की और एनिमल्स की बात हो गई। अगर बच्चों अपन बात करें माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स को तो नेक्ड आई से अपन ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। तो बच्चों जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड प्लांट्स को, एनिमल्स को, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के, उनको अप्लाई नहीं कर सकते अपन माइक्रोब्स पर। तो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन आर नॉट अप्लाई ऑन माइक्रोब्स। Some microbes are not possible on, not possible, some microbes are not culturable, या कल्चर ऑफ सम माइक्रोब्स इज नॉट पॉसिबल, उनको कल्चर करवाना, ग्रो करवाना लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों फिर उनका पता कैसे लगाएं, उनका स्टडी कैसे करें? तो मॉलिक्यूलर लेवल पर, जेनेटिक्स के लेवल पर, बायोकेमिस्ट्री के लेवल पर अपन माइक्रोब्स की स्पीशीज डाइवर्सिटी का पता लगा सकते हैं, और अगर वो पता चले तो बच्चों उनका नंबर भी मिलियंस तक हो सकता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपके एनसीईआरटी की बुक में 3 पाई डायग्राम दिए हुए हैं, है ना, ऐसे सर्किल जैसे बनाए हुए हैं, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स। ठीक है, इनके ऐसे रेशियो में इनके नंबर को रिप्रेजेंट किया गया। जैसे इनवर्टिब्रेट्स का डायग्राम दिया हुआ है, उसमें बताया गया है कि इंसेक्ट का नंबर सबसे ज्यादा है, इंसेक्ट के बाद मोलस्क, इंसेक्ट के बाद में मोलस्क, देन क्रस्टेशियन। तो सबसे ज्यादा इंसेक्ट इनवर्टिब्रेट्स में, सेकंड नंबर पर मोलस्क, देन क्रस्टेशियन और बाकी सब मिलाकर। ऐसे ही वर्टिब्रेट्स की अगर बात करें तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं एप्रोक्स उनका हाफ तो अकेले क्या है? फिशेज। फिर फिशेज से कम की अगर बात करेंगे तो एम्फीबियन, फिशेज से कम की अगर अपन बात करेंगे तो एवीज। ठीक है, एम्फीबियन, और फिर बच्चों मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। ऐसे प्लांट की अपन बात करें, प्लांट को डिस्क्राइब करता हुआ जो पाई डायग्राम दिया हुआ है उसमें एंजियोस्पर्म और फंगस, उनकी डाइवर्सिटी ज्यादा बताई गई है। ठीक है, मोसेज बहुत कम है, फर्न प्रेजेंट है? एल्गी और लाइकेन को कंपेयर करें, एल्गी ज्यादा है, लाइकेन कम है। तो बच्चों 3 वो पाई डायग्राम सर्किल बनाकर और अलग अलग के रेस्पेक्ट में नंबर जो है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपकी बुक में डिस्क्राइब की गई है। उन तीनों डायग्राम को आप बुक में से स्टडी कर लेना, और बाकी जो बायोडाइवर्सिटी का पोर्शन है वो बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।